यूट्यूब के समस्त दर्शकों का एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है अच्छे अंक लाना और लॉन्ग टर्म गोल होता है हम अच्छा करियर बनाएं, और इन दोनों लक्ष्य की प्राप्ति एक ही बात में छुपी हुई है और वह है हमारी कंसेप्ट क्लियर हो। एक फिल्म में एक डायलॉग है कि काबिल बनिए, कामयाबी आपके पीछे स्वयं आके आएगी। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आज प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लेखांकन सिद्धांतों में आधारभूत लेखांकन अवधारणाएं और संकल्पनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं पार्ट 2। लेखांकन के सिद्धांतों की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आइए अब हम समझते हैं कि वास्तव में लेखांकन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से है। वास्तव में लेखांकन के सिद्धांतों की सर्वमान्य सूची नहीं है, लेकिन लेखांकन के सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा गया है जिसे सर्वसम्मति प्राप्त है। ये 2 वर्ग कौन से हैं? ये 2 वर्ग हैं लेखांकन अवधारणाएं या संकल्पनाएं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और पोस्टुलेट्स, और दूसरा जो वर्ग है वो है लेखांकन परंपराएं या प्रथाएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो 2 वर्गों में लेखांकन के सिद्धांतों को बांटा गया है। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि लेखांकन के अवधारणाओं के संबंध में। इससे पूर्व हम समझते हैं कि अवधारणाएं किसे कहते हैं। अवधारणा का अर्थ। अवधारणा क्या है? अवधारणा वास्तव में वे मूलभूत विचार हैं जिन पर किसी विषय का संपूर्ण ढांचा टिका है। अर्थात अवधारणाएं वे हैं जिन पर किसी विषय का संपूर्ण ढांचा टिका हुआ है, साथ ही इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं सिद्ध होते हैं। तो अवधारणाएं जब तर्क के आधार पर, विभिन्न विचारों के आधार पर प्रमाणित हो जाती है तो वे बन जाते हैं सिद्धांत। तो लेखांकन की जो अवधारणाएं हैं वो ही लेखांकन के सिद्धांत हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लेखांकन की ऐसी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। सर्वप्रथम पहली अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ध्यान से बात को समझिए। लेखांकन में व्यवसाय और व्यवसायी दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना गया है। अर्थात हम जो लेखा पुस्तकें रख रहे हैं, हम जो लेखांकन रख रहे हैं, वह व्यवसाय का रख रहे हैं, न कि व्यवसाय के क्रियाकलापों का। तो देखिए, तो लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय और उसके स्वामी अर्थात व्यवसायी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। अब यह सिद्ध कैसे होगा? यह सिद्ध करने के लिए हम 2 बातें आपके सामने रखते हैं। सर्वप्रथम, जब व्यवसायी व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उसे व्यवसाय का दायित्व मान लिया जाता है, और दायित्व मान करके एक पृथक अकाउंट में, जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में उसे दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से जब व्यवसायी व्यवसाय से आहरण करता है, अर्थात व्यवसाय से राशि निकालता है या सामग्री निकालता है निजी उपयोग के लिए, ये हम समझ चुके हैं। तो जब व्यवसायी व्यवसाय से आहरण करता है तो उसे पूंजी का भुगतान मान दिया जाता है और उसे एक पृथक खाते ड्राइंग्स अकाउंट
ड्राइंग्स अकाउंट में दर्शाया जाता है तथा इस राशि को कैपिटल अकाउंट में से लेस कर दिया जाता है। इसी प्रकार से व्यवसाय की पूंजी पर व्यवसायी को ब्याज भी देता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम जो लेखा पुस्तकें रख रहे हैं वह लेखा पुस्तकें व्यवसाय की है, न कि व्यवसाय की। अर्थात व्यवसाय और व्यवसाय का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। यह मानते हुए ही जब व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उसे ऋण मान लिया जाता है और उस पर ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। जब व्यवसाय से राशि निकालता है या माल निकालता है तो उसे ड्राइंग्स मान करके हम लेखा करते हैं और पूंजी में से लेस कर दिया जाता है। तो यह है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसका पालन करते हुए ही लेखा पुस्तकें रखी जाती है। लेखांकन की आधारभूत अवधारणाओं और संकल्पनाओं में अब हम समझते हैं मुद्रा मापन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यह बिंदु आप लेखांकन के अर्थ में समझ चुके हैं। वे व्यवहार जिनका लेखा मुद्रा में मापा जा सकता है का ही लेखांकन किया जाएगा। जिन्हें मुद्रा में मापा नहीं जा सकता उसका लेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय के बिजली का बिल चुकाया 2,500 रुपये। तो यह जो व्यवहार है, इस व्यवहार को मुद्रा में मापा जा सकता है 2,500 रुपये। तो इसका लेखा लेखांकन में किया जाएगा। अगर ऐसे व्यवहार या घटनाएं जिन्हें मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है का लेखा नहीं किया जाएगा, चाहे उसका प्रभाव व्यवसाय के लाभ हानि पर पड़ता हो। उदाहरण के लिए, व्यवसायी के बीमार होने से व्यवसाय को होने वाली हानि। आप लोगों ने अक्सर जब आप सामग्री खरीदने गए और किसी पर्टिकुलर व्यवसायी को देख करके ही आप दुकान पर चढ़ते हैं, लेकिन अगर जब दुकान पर गए और पर्टिकुलर व्यवसायी आपको नहीं मिला और आप दुकान से नीचे उतर गए, ऐसी स्थिति में व्यवसाय को उस माल के क्रय विक्रय की हानि हो गई। इसी प्रकार से व्यवसाय के कर्मचारी जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, योग्य हैं, ये व्यवसाय की संपत्ति है, लेकिन इसका लेखा करना संभव नहीं है। अतः ऐसे व्यवहार जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है का लेखा किया जाएगा, जिन्हें मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है का लेखा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यह बिंदु भी हम समझ चुके हैं। आइए पुनः समझते हैं। लेखांकन में प्रत्येक व्यवहार या घटना दो या दो से अधिक खातों या पक्ष को प्रभावित करती है। यह बात हमने समझी है और यही सिद्धांत या अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली का आधार है। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। कंप्यूटर नगद खरीदा 40,000 रुपये। अब देखिए, इस व्यवहार में दो पक्ष कौन से हैं? दो पक्ष या दो खाते। दो पक्ष कौन से हैं? कैश। जब कंप्यूटर नगद खरीदा तो कैश व्यवसाय से गई और उसी का अकाउंट बनता है कैश अकाउंट या कैश बुक। और कंप्यूटर चूंकि व्यवसाय में आ रहा है और ये व्यवसाय की संपत्ति है, अतः इसका जो अकाउंट है वह है कंप्यूटर अकाउंट। इस प्रकार से प्रत्येक व्यवहार या घटना दो या दो से अधिक पक्षों को प्रभावित करती है। यह कहलाता है द्विपक्षीय अवधारणा।
लेखांकन की अगली अवधारणा है निरंतरता या चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। समझिए इसको। लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहेगा। लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहेगा, चाहे व्यवसाय के स्वामी परिवर्तित होते रहें। तो इस अवधारणा का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, हम ये मान के चलते हैं कि व्यवसाय अल्पकाल के लिए नहीं है, बल्कि दीर्घकाल के लिए चलता रहेगा। इसी अवधारणा के आधार पर चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति का वर्गीकरण किया गया है। चालू संपत्तियां अल्पकाल के लिए होती है, जबकि स्थायी संपत्तियां दीर्घकाल के लिए होती है। इसी अवधारणा के आधार पर स्थायी संपत्तियों का लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है तथा प्रतिवर्ष संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। मशीन खरीदी 50,000 रुपये और इस मशीन का जीवन काल कितना है? 5 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष इस पर जो मूल्यह्रास लगाया जाएगा वह मूल्यह्रास होगा 10,000 रुपये, अर्थात 50,000 रुपये को 5 वर्षों में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि हम ये मान के चलते हैं कि मशीन 5 वर्ष तक कार्य करेगी, अर्थात व्यवसाय 5 वर्ष तक चलेगा। तो इसी आधार पर चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर हम ये मानते हैं कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। आप लोगों ने अपने शहर में देखा होगा कि कई दुकानें ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसका मतलब व्यवसाय परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन व्यवसाय जो है वो निरंतर चलता रहता है। अगला जो बिंदु है लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक लेन देन चाहे वे चल संपत्ति के हो चाहे अचल संपत्ति के हो, चल व अचल संपत्ति, उसका लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है। यहां इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि संपत्ति का बाजार मूल्य कुछ भी हो, उससे व्यवसाय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात बाजार मूल्य से उसका कोई संबंध नहीं। तो व्यवसाय की जो संपत्ति है उसे लागत मूल्य पर दिखाना है, ना कि बाजार मूल्य पर। देखिए उदाहरण, भवन खरीदा 10 लाख रुपए के अंदर और वर्ष के अंत में उसका जो बाजार मूल्य था वह मूल्य था 12 लाख रुपए। अब देखिए कि इस भवन का जो वर्तमान मूल्य है वो हो गया 12 लाख रुपए। तो जो बाजार मूल्य में जो वृद्धि है 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख रुपए, इस वृद्धि को लेखांकन में नहीं दर्शाया जाएगा, अर्थात 10 लाख रुपए पर ही पुस्तकों में दिखाया जाएगा, क्योंकि 2 लाख का लाभ अर्जन नहीं हुआ है। तो लागत अवधारणा के अनुसार चल और अचल संपत्ति को व्यवसाय में लेखा पुस्तकों में लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है, उसका बाजार मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। प्यारे दर्शकों, अब तक के सफर में मोर देन 3000 व्यूज, मोर देन 300 सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लाइक्स और आपके अनमोल कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से आप मुझे प्रोत्साहित करते रहें और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।